किसी भी बड़े इवेंट के अगर सेमीफाइनल या फाइनल में जब डिसाइड हो जाता है, तो उसके बाद एक कंट्रोवर्सी जन्म लेती है। मुख्तलिफ तरह की बातें हो जाती हैं कि एक प्लेयर जो है वो आउट था, उसे एम्पायर ने नहीं दिया, या वो आउट नहीं था तो एम्पायर ने उसे आउट नहीं दिया। यही हमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के चौथे टेस्ट जो कि एमसीजी में खेला जा रहा था, इसमें देखने को मिला। चौथे इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया को एक मखसूस टारगेट देने के बाद बॉलिंग कर रहा था, और उसमें इंडिया के एक प्लेयर जो कि बिल्कुल अपने, आप कह सकते हैं कि फॉर्म में खेल रहा था और सही तरह से खेल रहा था, उसको एक बॉल पर इसी तरह से आउट दिया गया, जिसके बाद कंस्पिरेसीज जन्म लेना शुरू हो गए। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स और मुख्तलिफ लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी बातें शुरू किए कि आया ये आउट था या नहीं था। आइए इस पर बात कर लेते हैं कि असल में हुआ क्या था। दरअसल एमसीजी में चौथे टेस्ट में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो कि खेला जा रहा था, और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक डिसाइडर मैच था, जिसमें अगर इंडिया जीत पाता तो फाइनल के लिए उसके रास्ते मज़ीद खुलते, और वो अगला जो एससीजी है उसमें जीतने के बाद वो ऑब्वियसली फाइनल खेल लेते। लेकिन इसी बात को लेकर हम पहले टेस्ट जो मैच है उसके ऊपर चले जाते हैं कि टेस्ट मैच में ओवरऑल क्या हुआ। ओवरऑल ये हुआ कि ये एक ऐसा टेस्ट मैच था कि जिसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि कौन-सा टीम ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। हाँ, शुरू-शुरू में ये लगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि 400 से ज़्यादा का टारगेट मिला था पहले इनिंग्स में इंडिया को। और इंडिया ने जो नितिश रेड्डी है उसने सही तरह से खेल के पहले इनिंग्स में उसको ओवरकम कर लिया था, मतलब बर्डन कम हो गया था, फॉलो ऑन से बच गए थे, और ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई 100 के लगभग रन्स बच गए थे। फिर ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही लिमिटेड ओवर्स में कंट्रोल करके उन्होंने 9 विकेटें गिरा दी, लेकिन फिर से बॉलरों की जो एक फॉर्म थी वो फ्लॉप कह सकते हैं कि यहाँ पे फिर नॉर्थन लायन और इसके साथ जो स्कॉट्स बोलैंड था, उसने एक पार्टनरशिप के साथ जो है 60 रन्स के करीब पार्टनरशिप लगाई, तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा टारगेट था चौथे इनिंग्स के लिए जीतने के लिए, इंडिया को उन्होंने जो टारगेट दिया वो 333-340 के लगभग इसी तरह से। इसमें इंडिया के जो बैटर थे वो शुरू में फ्लॉप रहे, लेकिन बाद में जो यशस्वी जायसवाल है और उसके साथ देने के लिए जो दूसरा बैटर आया हुआ था, वो दोनों बिल्कुल एक फ़ॉर्म में आ चुके थे और गेम को ड्रॉ की तरफ ले जाने वाले थे, क्योंकि ड्रॉ भी इंडिया के हक में होने वाला था कि उनको कुछ पॉइंट्स मिल जाने थे, और उस पॉइंट्स की वजह से वो शायद डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंच जाते। लेकिन जैसे ही पैट कमिंस ने बिल्कुल कोई 20 ओवर रह गए थे कि 17 ओवर्स रह गए थे कि पैट कमिंस ने जब बॉल डाली, तो वो बॉल सर के ऊपर से जा रहा था, शोल्डर के ऊपर से, तो उसने घुमाने की कोशिश की, तो उसके जो ग्लव्स थे और उसका जो बैट था उसमें शायद वहाँ पे कोई टच हो रहा था, तो इस वजह से जो गेंद का एंगल था वो चेंज हो गया। जैसे ही एम्पायर ने थर्ड एम्पायर की तरफ इस फैसले को भेजा, तो थर्ड एम्पायर ने उसको स्नीकों की मदद से देखा, तो स्नीकों में इस तरह का कोई भी वो नहीं आया कि आया बॉल जो है बैट या ग्लव्स या उस प्लेयर के हैंड्स, मतलब कोई भी ऐसी जो है आउट होने की बात है वो नहीं नजर आया स्नीकों के अंदर। लेकिन फिर भी उसे एम्पायर ने आउट दे दिया। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि जो असल फैसला करने का इख्तियार है वो एम्पायर के पास होता है। जो थर्ड एम्पायर होता है वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी की मदद से थोड़ी बहुत हेल्प ली जाती है। अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि बज़ाहिर तौर पर नज़र आ रहा है कि वो आउट है, तो फिर मेरे ख़्याल से टेक्नोलॉजी को बाईपास कर दिया जाता है, और जो एम्पायर का फ़ैसला होता है, वही उसको माना जाता है। तो उस आउट होने के बाद ही जो इंडिया के सारे अरमान थे, जो दिल के अरमान थे वो आंसुओं में बह गए, और इंडिया डब्ल्यूटीसी के जो फाइनल थे उससे ऑलमोस्ट बाहर हो गए। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि ज़ाहिर-सी बात है कि जो एक
बिहेवियर होता है एक टीम का, वो बिहेवियर स्पेशली एशियन टीम्स में नज़र नहीं आता। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, जो भी हो। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिकनेस आप कह सकते हैं कि दूसरे टीमों की निस्बत वो ये है कि वहाँ पे खेलने वाले तमाम खिलाड़ी टीम के लिए बैक वक़्त एफ़र्ट कर रहे होते हैं और उस एफ़र्ट की वजह से वो टीम कोई भी ट्रॉफी जीत लेता है। ओडीआई वर्ल्ड कप हो, टी20 वर्ल्ड कप हो, डब्ल्यूटीसी हो या बॉर्डर गवास्कर जैसे ट्रॉफीज़ हों या एशेज़ जैसे हों, वहाँ पे भी अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको 10 के 10 प्लेयर्स मतलब 11 प्लेयर्स आपको परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे, फ़ील्ड में, बॉलिंग में, बैटिंग में। कोई ऐसा नहीं है कि वो फ्लॉप रहे। लेकिन एशियन जो मेंटालिटी है वहाँ पे 2 या 4 प्लेयर्स के जो बलबूते पर खेला जाता है, तो ये सबसे बड़ा फ़ेलियर है। अगर इस सीरीज़ की हम साइकी के ऊपर नज़र डालें तो ओवरऑल इंडिया डिपेंड कर रहा था 1-2 प्लेयर्स के ऊपर। अगर बैटिंग की तरफ हम देखेंगे तो बैटिंग में हमें सिर्फ़ से सिर्फ़ यशस्वी जायसवाल नज़र आता है, जहाँ पे उसने कुछ न कुछ स्कोर्स किए थे इस सीरीज़ के अंदर। इसके अलावा बॉलिंग में अगर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह। इनके अलावा इंडिया टोटली इस सीरीज़ के अंदर फ्लॉप रहा। जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी बात है कि इतना बड़ा टीम और इस लेवल पे जो है डाउन होना ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है इंडियन फैंस के लिए, स्पेशली क्रिकेट फैंस के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन बात फिर से वहीं पे आ जाती है कि जो मेंटालिटी है, वही मेंटालिटी आपको मैच जितवा भी सकता है और हरवा भी सकता है। यही मेंटालिटी था जिसने पैट कमिंस को इतना जो है मजबूत जो आसाब थे उनके साथ वो जब ओडीआई वर्ल्ड कप में उतर गया था तो उसने कुछ बयानात दिए थे फाइनल से पहले और उसने वो करके दिखाए थे। ओवरऑल अगर हम इस सिनेरियो पर नज़र डालेंगे तो हमें यही नज़र आएगा कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो हुआ था पाकिस्तान के साथ या न्यूजीलैंड का पिछला जो टूर था इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया का टूर था, इसमें जो एशियन जो टीमें हैं वो उस हिसाब से खेलते ही नहीं है कि जो क्रिकेट गेम है प्लेइंग 11 का गेम है जिसमें 11 के 11 खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है, वहाँ पे सिर्फ़ 2 या 4 प्लेयर्स के सहारे पे जीतने की कोशिश की जाती है, तो ये कभी भी इस स्ट्रैटेजी के साथ नहीं जीता जाता और ये स्ट्रैटेजी इन टीमों को हर मेन इवेंट्स के दौरान इसी तरह से डबो देता है।